नहीं, अभी तो उन्होंने वजू खाना तो बहुत बेहतरीन आलीशान बनाया, मैं खुद जाके देखा है वजू खाने को। तो लेकिन जो वजू खाना इन्होंने डेमोलिश किया है, शहीद किया है, वो भी तो मस्जिद की ही जगह थी, और मस्जिद की जगह कयामत तक के मस्जिद की ही होती है। और कोई सिविलियंस, कोई शहरी जाता है पूछता है तो वो उसको गोल गोल घुमा के दौड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये लोग महानगर पालिका जो है पॉलिटिशियन और बिल्डर्स इनके ही इशारे पे काम करती है, इसीलिए पूरे शहर का बुरा हाल है। ये कानून के दायरे में आती है और इसके ऊपर भी फिलहाल कोर्ट केस भी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन लिया हुआ है तो उनका क्या होगा, जिन लोगों ने दुकानें खरीदी हैं उनका क्या होगा, आगे चल के क्या ये बिल्डिंग डिमोलिशन का परमिशन आ सकता है, क्या है? जी बिल्कुल आएगा। 2013 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को आउटसाइडर को बनाने के लिए नहीं दिया जा सकता है। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर 2019 से 19-20 से मुझे मजबूरन आना पड़ा इस मामले में। इसमें समझो अगर आप बीच में, तो इसमें आपका क्या इंटरेस्ट था, थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूँगा कि मतलब कैसा है कि एक चीज़ें बन रही है तो अगर वहाँ पे किसी आदमी का इंटरेस्ट होता है तो ही वो जाके उसमें इंटरफेयर करता है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या इंटरेस्ट था। एक मिनट, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये कोटेशन दिखा के उन्होंने रिपेयरिंग परमिशन लिया और उसके ऊपर 6 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी। जी हाँ जी, ये तकरीबन 40 से 45 करोड़ रुपए का घोटाला है। 40 से 45 करोड़ एक बिल्डिंग पे? ये टोटल पूरे बिल्डिंग का आप कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ये सब पूरा करोगे तो टोटल 40 से 45 करोड़ का घोटाला है। वहाँ से तो ये सारे गरीब लोग तो बिल्डर बन गए। वही एनओसी इन्होंने जो है दिखा के महानगर पालिका में, इनके गॉडफादर वहाँ बैठे थे, उन्होंने सारे कर्मचारियों कौन गॉडफादर? वो सभी को मालूम है। अच्छा, वो सभी को मालूम है, हमको नहीं मालूम है इसलिए हमने पूछा आपसे। नहीं, वो मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब एक हफ्ते में परमिशन भी? एक हफ्ते में परमिशन मिल गया विदाउट किसी ठहराव के, कुछ भी नहीं, सब पैसों के आधार पे सारा काम हो रहा था। अच्छा, तो इन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए सबको गुमराह किया शुरू से। एक प्री प्लानिंग के तहत इन्होंने किया, जो इनके गॉडफादर हैं उनके इशारे पे सारा मामला चला है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। डिज़ाइन डैन होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, जो आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट वॉलपेपर, डिज़ाइनर फिटिंग्स, डिजिटल लॉकर्स, न्यू शेड्स ऑफ लेमिनेशंस। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए डिज़ाइन डैन एट हनुमान सॉमिल कंपाउंड नियर इंडसइंड बैंक, आगरा रोड, भिवंडी। अनदर ब्रांच एट सदगुरु अपार्टमेंट नेक्स्ट टू नागरिक बैंक, मंडई। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए एक और विवादित मुद्दा। ये मुद्दा जो है सेंसिटिव मुद्दा है। हमने देखा कई सालों से जो है मोती मस्जिद, जो कि मंडई पे चूड़ी मोहल्ले में मोती मस्जिद है, और मोती मस्जिद को लग के ही एक बिल्डिंग खड़ी की है 6 माले की मोती महल। अब उस बिल्डिंग के ऊपर कई सालों से विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो वक्फ की जगह है, उसके ऊपर जबरन जो है वहाँ पे निर्माण किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सारी परमिशंस लेके जो है उसका निर्माण किया गया है। तो आज हमारे सामने कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर केस फाइल किया है कि ये जो जगह है वक्फ की है और अवैध निर्माण उसके ऊपर किया गया है, जिसके ऊपर कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी आया है, वक्फ बोर्ड से भी उसकी मंजूरी नहीं मिली है। तो सारी चीज़ें जो है आज हमारे पास में, तो सारे दस्तावेज़ लेके हम यहाँ पे बैठे और हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि आखिर मोती मस्जिद का मसला क्या है, मोती मस्जिद का मामला क्या है, और उससे जो लग के मोती महल बनाया गया है तो उसके ऊपर क्या विवाद खड़ा हुआ है और क्या उसका सोल्यूशन निकलता है। तो हम थोड़ा, हमारे साथ में फ़ाद अंजुम साहब है, तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। फ़ाद भाई, आप बताइए कि आपने जो इसमें मोती मस्जिद के ऊपर जो आपने कोर्ट में केस दाखिल किया है, ठीक है, वक्फ हाई कोर्ट में, और वक्फ बोर्ड में भी शायद आपने कुछ शिकायत दर्ज करवाई है। हाँ, अच्छा, ट्राइब्यूनल में उन्होंने डाला, आकिब भाई ने डाला है। तो मेरे को बताइए कि क्या ये सारा मामला है कब से शुरू हुआ था और आज किस स्टेज पे है? जी एक्चुअली कैसा है, केस ऑलरेडी चल रहा है। हाई कोर्ट का जो मामला है उसमें अभी कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन वो केस जो है कोविड की वजह से स्लो हो गया था, अभी वो चल रहा है। और तो केस क्या डाला था आपने, पहले बताइए। हमने केस जो डाला, पुटअप किया है कि ये सारे फेक डॉक्यूमेंट का इन्होंने इस्तेमाल करके अवैध तरीके से जो है बिल्डिंग बना के ये सारा पैसा ये लोग खा रहे हैं, मस्जिद को कुछ भी नहीं दिए, जबकि वहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए थी। क्योंकि मस्जिद की जो जगह है वो बहुत छोटी है, 1200 स्क्वायर फीट की मस्जिद थी, और अभी रोड वाइंडिंग में 600 स्क्वायर फीट जा रही है, सिर्फ 600 स्क्वायर फीट ही मस्जिद बचेगी। तो फिलहाल मस्जिद की 1200 स्क्वायर फीट जगह है, जो कि रोड वाइंडिंग में सिर्फ 600 बच के रह जाएगी। जी हाँ, रोड वाइंडिंग में सिर्फ 600 बच के रह जाएगी। अच्छा, ये भी मामला ऐसा है कि ये भी जांच का विषय है। हमने महानगर पालिका से पूछा
कि आपने ऐसा कोई नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि हमने सब चेक किया सारे रिकॉर्ड, हमारे पास में ऐसा कोई नोटिस नहीं इशू हुआ है। उन्होंने तो दिया है सारे, क्योंकि मेरी भी जब बात हुई थी रोड वाइंडिंग का नोटिस कहीं पे भी, रोड वाइंडिंग का नोटिस कहीं भी दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो इन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए सबको गुमराह किया है शुरू से। एक प्री प्लानिंग के तहत इन्होंने किया है, जो इनके गॉडफादर है उनके इशारे पे सारा मामला चला है। अभी आप एक चीज़ समझ लीजिए, इन्होंने चैरिटी कमीशन से जब परमिशन मांगा तो चैरिटी कमीशन को राइट नहीं था, चैरिटी कमीशन ने इनको वक्फ बोर्ड भेज दिया। वक्फ बोर्ड जाने के बाद में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। इन्होंने वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है 19/3/2013। उसके बाद मतलब जो मस्जिद का रजिस्ट्रेशन नहीं था वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में नहीं था। मस्जिद तो 75 साल पुरानी चैरिटी, पहले कैसा होता था कि सारे इदारे जो है वो चैरिटी कमीशन में थे, फिर बाद में वक्फ बोर्ड आया, वक्फ बोर्ड आया तो वक्फ बोर्ड में, तो इन्होंने 19/3/2013 को जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया। 17/5/2013 में जो है इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। 17/5/2013। उसके बाद में इनको जो इन्होंने जो है एप्लीकेशन दिया है 5/6/2013 को कि हमको बिल्डिंग बनाने का परमिशन चाहिए। मतलब एक 15 दिन के अंदर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया था। इन्होंने बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया। हाँ, 5/6/2013 को अप्लाई किया। उसके बाद इनको 12/6/2013 को बिल्डिंग बनाने का परमिशन भी मिल गया। मतलब एक हफ्ते में परमिशन भी एक हफ्ते में परमिशन मिल गया, विदाउट किसी ठहराव के, कुछ भी नहीं, सब पैसों के आधार पे सारा काम हो रहा था। अच्छा। उस वक्त सीओ थे एनडी पठान, जो 2014 में करप्शन के चार्ज में अंदर हो गए थे, अरेस्ट हुए थे। वक्फ बोर्ड के सीईओ थे। जी, वक्फ बोर्ड के सीईओ थे एनडी पठान। वो 2014 में करप्शन के चार्ज में अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद 2014 में एक जीआर लागू किया गया, जिसमें ये सारे एनओसी जो इनके एनडी पठान के मार्फत जो भी एनओसी वगैरह इशू हुए थे वो सब कैंसिल कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। तो वो जीआर आपके पास में है क्या? जी हाँ, मेरे पास में वो जीआर भी है, मैं उसकी भी कॉपी आपको दे देता हूँ। उस जीआर के थ्रू, उस जीआर के मार्फत जो है इनके एनडी पठान द्वारा जो भी एनओसी इशू किए गए तो वो सब कैंसिल, रद्द कर दिए गए। इन्होंने फिर वापस 2015 में जो रीजनल ऑफिसर थे, रीजनल ऑफिसर उस वक्त थे खुसरू खान, उनको इन्होंने एप्लीकेशन किया। खुसरू खान ने इनके सपोर्ट में जो है वक्फ बोर्ड में एक एप्लीकेशन किया कि मस्जिद जो है 600 स्क्वायर फीट जो रोड वाइंडिंग में जा रही है, तो इनको मस्जिद का जो एरिया है वो बाजू में जो जगह है वहाँ पे शिफ्ट करने का परमिशन दिया जाए, मस्जिद की रिपेयरिंग का एनओसी दिया जाए। अच्छा। तो इनको जो है 2016 में, मतलब जो रोड वाइंडिंग होने वाला था उसका हवाला देके इन्होंने मस्जिद की रिपेयरिंग का परमिशन 2015 में इन्होंने फिर एप्लीकेशन किया। अच्छा। कि रोड वाइंडिंग होना यहाँ पे महानगर पालिका ने रोड वाइंडिंग के लिए हमको नोटिस दिया हुआ है, तो हमको मस्जिद की शिफ्टिंग के लिए जो मस्जिद का कुछ हिस्सा बाजू में शिफ्ट करने के लिए जो जितना रोड वाइंडिंग में जा रहा है, जैसे कि इमाम हुजरा, मौज़िन हुजरा, वजू खाना, ये सब चीज़ों को जो है शिफ्ट करने के लिए इन्होंने एनओसी मांगा। इनको 2016 में फिर उसके लिए एनओसी मिला। 26 अक्टूबर 2016 में मस्जिद की रिपेयरिंग का एनओसी इनको मिला। वही एनओसी इन्होंने जो है दिखा के महानगर पालिका में, इनके गॉडफादर वहाँ बैठे थे, उन्होंने सारे कर्मचारियों कौन गॉडफादर थे? वो सभी को मालूम है। अच्छा। वो सभी को मालूम है, हमारे को नहीं मालूम है इसलिए हमने पूछा आपसे। नहीं, वो मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक्सटॉर्शन के, इसके उसके बहुत सारे केसेस की वो बार बार मेरे ऊपर करते रहते हैं। ठीक है, मुझे उनसे कोई डर नहीं है, उनको करना है, वो उनका अपना मामला है। जी। तो 2016 में इनको फिर वो नया एनओसी मिला, उसके मार्फत इन्होंने जो है सारा गोलमाल करके, कालाबाजारी करके इन्होंने फिर वो बिल्डिंग का परमिशन निकाला। अब इसके बाद में ये सारा मामला हुआ, ये तकरीबन 40 से 45 करोड़ रुपए का घोटाला है। 40 से 45 करोड़ एक बिल्डिंग पे? ये टोटल पूरे बिल्डिंग का आप कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ये सब पूरा करोगे तो टोटल 40 से 45 करोड़ का घोटाला है। वहाँ से तो ये सारे गरीब लोग तो बिल्डर बन गए। जो सुपरवाइज़र था वो आज करोड़ों का बिल्डर, करोड़ों में खेल रहा है। जो जनाब थे वो आज जो है वो भी 2-4 बिल्डिंगें और नहीं बना रहे हैं। अच्छा। इनके पास कुछ नहीं था पहले, अभी ये मस्जिद की ज़मीन बेच के तो ये करोड़पति बने और लोगों को ये डायलॉग मारते फिर। अच्छा, इन्होंने वक्फ बोर्ड को एक प्लान दिया था कि ये किस तरीके से कहाँ कहाँ ये शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने ये थोड़ा सा कैमरे पे दिखाएंगे आप प्लान को? जी हाँ, जी। ये उन्होंने प्लान दिया था जी कि किस तरीके से ये शिफ्टिंग कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा फिर इन्होंने एक कोटेशन दिया था कि इन्होंने बिल्डर के मार्फत जो है 10,10,000 रुपए का कोटेशन। ये किस चीज़ का कोटेशन है? इन्होंने वही जो रिपेयरिंग का जो इन्होंने एनओसी मांगा था मौज़िन का, वो क्या बोलते हैं, इमाम का हुजरा और वजू खाना। देखिए, इसमें वजू खाना, इमाम हुजरा, मौज़िन हुजरा, कलर वर्क, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग वर्क, वॉल टाइल्स, ये सब टोटल्स का इन्होंने 10,10,000 रुपए का वक्फ बोर्ड को कोटेशन बताया था कि इतना खर्च आ रहा है। और ये
एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक मिनट जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये कोटेशन दिखा के उन्होंने रिपेयरिंग परमिशन लिया जी हाँ। और उसके ऊपर 6 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी। जी हाँ जी हाँ, इन्होंने ये कोटेशन वक्फ बोर्ड को दिया और ये प्लान दिया कि हम मस्जिद का ये हिस्सा जो रोड वाइंडिंग में जा रहा है ये बाजू में हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए तो इतना ये जब खर्चा है। बिल्डिंग जब खड़ी हो रही थी 6 माले की तब आपने कुछ इसका ये नहीं किया? इसके ऊपर जो है 2018 से जो है केसेस चल रहे हैं। 2018 में एक उनके मोती मस्जिद के करीब के ही एक शख्स थे, उन्होंने केस किया था। उसके बाद में फिर एक और केस हुआ तो मुझे लगा कि हो जाएगा, इंसाफ जो भी है वक्फ बोर्ड उस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने किस तरीके से क्या किया वो उनको ही मालूम है। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर 2019-20 से मुझे मजबूरन आना पड़ा इस मामले में। इसमें समझो अगर आप बीच में है तो इसमें आपका क्या इंटरेस्ट था, थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूँगा कि मतलब कैसा है कि एक चीज़ें बन रही है तो अगर वहाँ पे किसी आदमी का इंटरेस्ट होता है तो ही वो जाके उसमें इंटरफेयर करता है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या इंटरेस्ट था उसमें? मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट इस तरीके का नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इतना ही है कि जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहे, बल्कि उसको और बड़ा बनाया जाए। जो मस्जिद की ज़मीन है वो मस्जिद को ही मिलनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है, इनको कुछ पैसों की कमी पड़ती है तो मैं खुद जो है 5-10 लाख रुपए इनको चाहिए तो मैं देता हूँ। नहीं, अब तो पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? अब तो आप बता रहे हैं कि 40 करोड़ रुपए अंदर कर लिया। हाँ, 40 करोड़ इन्होंने अंदर कर लिया, लेकिन कैसा है कि इनको और भी कम पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी मस्जिद के हवाले करें और जो भी खर्च आएगा हम देंगे वापस इनको। अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि 40 करोड़ रुपए जो इन्होंने मतलब पूरा घोटाला जो है 40 करोड़ रुपए का पूरा, तो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा उजागर करेंगे किस तरह से है? इसमें देखिए 47 फ्लैट है मस्जिद के और मिला के पूरा। हाँ टोटल जो है 47 फ्लैट है, 14 दुकानें हैं। हाँ। इन सब की जो मार्केट वैल्यू है, जिस प्राइस में इन लोगों ने सेल किया है उस हिसाब से टोटल 40 से 45 करोड़ रुपए हो रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं है, इसके अलावा मैं बता रहा हूँ जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है CTS नंबर 24, सर्वे नंबर 24 और 100। सर्वे नंबर 24 में एक जुम्मा मस्जिद की प्रॉपर्टी कहाँ पे आई है? ये नारली तालाब को लग के काजीबाग लगेगा। अच्छा। सर्वे नंबर 24 1 एकड़ 26 गुंटा है। सर्वे नंबर 100 1 एकड़ 22 गुंटा है। इस पे भी इन्हीं लोगों का पूरा कब्जा है, बिल्डिंगें बना के ये बेचा है। ये तो सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। अच्छा, हाँ फिर तो यहाँ पे भी बन चुकी है बिल्डिंग, पूरा निर्माण हो चुका है? जी हाँ। तो ये निर्माण होने से पहले या तो फिर जब हो रहा रहता है तब नहीं होता है, बनने के बाद में ये सब चीज़ें मामले सामने आते हैं? क्या होता है कि ज़मीनें पड़ी रहती है, किसी का ध्यान जाता नहीं है, और ये लोग जो ट्रस्टी हैं और इस तरीके के जो लोग ये इतने नहीं, जब पहला स्लैब गिरा, दूसरा स्लैब गिरा, अब तो ये देखो यहाँ पे तो हमने सुना है कि लोग रहने भी आ गए। मोती मस्जिद की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे तो लोग रहने भी आए। अच्छा, पोजीशन नहीं हुआ है अभी तक? पोजीशन नहीं हुआ है, और लोगों के रहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जितने लोग फ्लैट लिए हैं मैक्सिमम लोगों को इसमें नोटिस जा चुका है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 2013 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को आउटसाइडर को बनाने के लिए नहीं दिया जा सकता है। चाहे वो बिल्डर हो, डेवलपर हो, किसी को भी जो है उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। अच्छा। या तो मौजिन जो भी उसके मस्जिद के जिम्मेदार हैं वो बनाएंगे या ट्रस्टी बनाएंगे, बाकी तीसरे किसी को इसकी परमिशन ही नहीं है। अच्छा, दूसरा ये इन लोगों ने क्या किया है, एक छोटा सा टुकड़ा प्राइवेट उसमें है, CTS नंबर 1692, उस 1692 के ही हवाले से इन लोगों ने सारी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर रहे हैं। अच्छा। जबकि उसमें उतनी ज़मीन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्राइवेट और वक्फ की प्रॉपर्टी को मर्ज करने का परमिशन किसने दिया? तो वैसा अलाउड ही नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और वक्फ की प्रॉपर्टी को मर्ज करके एक नई बिल्डिंग बनाए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। उसके बाद किसी बिल्डर को भी बनाने का परमिशन नहीं है। मतलब कोई बाहर का बिल्डर आके वक्फ की प्रॉपर्टी को डेवलप ही नहीं कर सकता? बाहर का हो या घर का हो, कोई नहीं बना सकता उसको। सिर्फ जो है ट्रस्टी ही बना सकते हैं, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी तो हो सकता है कि ये ट्रस्टी में से कोई एक आध हो। हाँ, है ना, ट्रस्टी का बेटा है। लेकिन है तो बाहर का ही ना, कि वो ट्रस्टी नहीं है और ट्रस्ट के पैसों से बनेगी। अगर ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है तो ट्रस्ट वक्फ बोर्ड से उसके लिए मदद लेगा। मतलब थर्ड पार्टी का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं चलेगा? बिल्कुल, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, यही कानून है। अच्छा, तो फात भाई, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ये कानून के दायरे में आती है और इसके ऊपर भी फिलहाल कोर्ट केस भी। तो यहाँ पे ये जिन लोगों ने पोजीशन लिया हुआ है तो उनका क्या होगा? जिन लोगों ने दुकानें खरीदी है उनका क्या होगा? आगे चल के क्या ये बिल्डिंग डिमोलिशन का परमिशन आ सकता है क्या है? जी बिल्कुल आएगा जी। कैसा है कि जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी एक बार कोर्ट से कि इन्होंने फेक NOC, फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके बनाया है, तो वो परमिशन और सारी चीज़ें रद्द हो जाएगी। अच्छा, इसमें किसी एक शख्स ने लगाया था, कंप्लेन दिया था थाने कमिश्नर को कि ये फेक NOC का कारोबार भिवंडी में हो रहा है, कुछ दलाल तरीके के लोग जो है ये कर रहे हैं।
तो महानगर पालिका ने जब ये थाने कमिश्नर ने महानगर पालिका को दिया कि इसके विषय में आप जो है हमको जवाब दें, तो महानगर पालिका ने इनको रिप्लाई दिया है कि मोती मस्जिद ट्रस्ट का जो है परमिशन इशू हुआ है, लेकिन उसको जो है रिपेयरिंग का परमिशन है। यहाँ पे तो महानगर पालिका ने खुद मतलब ये तो विकास बांधकाम मंजूरी ये दिखा। हाँ हाँ, इसके साथ साथ मैं बता दे रहा हूँ कि महानगर पालिका ने एक सेकंड, ये 2018-19 का है ये। जी हाँ, लेकिन महानगर पालिका ने जो हमें लेटर दिया है उसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे जो है बिल्डिंग का परमिशन इशू हुआ है, लेकिन एनओसी जो है वो रिपेयरिंग का है। हमने जो है रिपेयरिंग का ये किया है। तो यहाँ पे मतलब महानगर पालिका भी दो बातें कर रही है, ये आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो रहा है कि जब उनके ऊपर किसी बड़े ऑफिसर का दबाव आता है तो वो सच बोलने लगते हैं। अच्छा। और कोई सिविलियंस, कोई शहरी जाता है पूछता है तो वो उसको गोल गोल घुमा के दौड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये लोग महानगर पालिका जो है पॉलिटिशियन और बिल्डर्स इनके ही इशारे पे काम करती है, इसीलिए पूरे शहर का बुरा हाल है। तो दोस्तों हमारे साथ में आकिब फ़कीर साहब है, जिन्होंने ट्राइब्यूनल कोर्ट में इसी मामले में मोती मस्जिद के मामले में जो है सूट फाइल किया था। तो थोड़ा सा आप बताइए कि ये मतलब आपने क्या देख के या क्या चीज़ों को समझकर जो है आपने ये केस किया था? मैं देख रहा था काफ़ी वक्त से यहाँ पे एक बिल्डिंग का निर्माण चालू है और ये निर्माण बढ़ते बढ़ते मस्जिद के ऊपर तक चला गया है। इन्होंने मस्जिद का वज़ू खाना तोड़ दिया। वज़ू खाने को शहीद करने के बाद उसमें से ड्रेनेज की लाइन पार की और वहाँ पे बिल्डिंग के लिए एक एंट्री बनाई। बात कुछ समझ में आ नहीं रही थी कि मस्जिद और बिल्डिंग का क्या कंसल्ट है। नहीं, अभी तो उन्होंने वज़ू खाना तो बहुत बेहतरीन आलीशान बनाया, मैं खुद जाके देखा है वज़ू खाने को, तो बहुत लेकिन अच्छा जो बनाया। वज़ू खाना इन्होंने डेमोलिश किया है, शहीद किया है, वो भी तो मस्जिद की ही जगह थी और मस्जिद की जगह क़यामत तक के मस्जिद की ही होती है। जी। और जिन लोगों ने इस ज़मीन को वक्फ किया था, ये जितने भी सिटीज़ के ऊपर इन्होंने बांध काम किया है, इसमें से कुछ की एंट्री इन्होंने की है और कुछ बताया नहीं है, जिसका कारपोरेशन में भी कहीं जिक्र नहीं है और किसी पेपर वर्क पे भी जिक्र नहीं है। मस्जिद का मेन सिटीज़ जो था 198, 197 जिसके ऊपर मस्जिद मौजूद थी, इन्होंने उसके ऊपर भी बिल्डिंग बनाई है और इन्होंने मस्जिद का टीडीआर कंप्रेशन भी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा दिया है। अच्छा। अब मस्जिद जब छोटी हो गई है तो मस्जिद फ्यूचर में भी बनने के लिए कहीं बची नहीं है। मस्जिद छोटी ही होती जाएगी, इसको फैलने के लिए कोई जगह नहीं बची है। इन तमाम चीज़ों को देखा मैंने, काफ़ी छानबीन की और पेपर वर्क करने के बाद मुझको पता चला कि इन्होंने कंप्लीट करप्शन किया है इसके अंदर। अच्छा, तो इसमें आपने फिर क्या स्टेप लिया? मैंने वक्फ के अंदर सूट फाइल किया, जिसका मुझको ऑर्डर मिला है कि इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कर नहीं सकते जब तक कि ये कानूनी दायरे में आती नहीं। अच्छा। अब ये इनलीगल चीज़ कानूनी दायरे में कहीं से आएगी नहीं। अच्छा, प्लस इन्होंने वक्फ की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, वक्फ की बोले तो मस्जिद की, और ये मस्जिद को टच थी। और जिन्होंने दिए थे उन्होंने इस नीयत से दिए थे कि फ्यूचर में जब भी मस्जिद चौड़ी होगी, बढ़ेगी, इसका अहाता बढ़ा जाएगा तो ये ज़मीन उसमें काम आएगी। अच्छा। तो इन्होंने कहीं जगह ही नहीं रखी मस्जिद को बड़ा होने के लिए, और इन्होंने उन लोगों की जिन्होंने अपनी सवाब जारिया की हैसियत से इस मस्जिद को ज़मीन डोनेट की थी, उनके लिए सवाब जारिया का जगह भी नहीं बचा है। इन्होंने मस्जिद का लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और ये लोग पूरी तरह से मस्जिद को क्या दिया क्या लिया इसके ऊपर भी कोई तबसरा करना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात आपने उनसे पर्सनल मीटिंग की थी क्या इस मामले में कि आपने मस्जिद को क्या दिया है और क्या हो रहा है करके? नहीं, ये लोग तो किसी से बात करना नहीं चाहते। अच्छा। ये लोग किसी से बात नहीं करना चाहते। ये लोग अपनी मनमानी। मैं बता रहा थोड़ा सा यहाँ पे आपको टोकना चाहूँगा कि तो मेरी जब उनसे इस सिलसिले में बात हुई थी तो उनका कहना था कि जब मस्जिद डेवलप नहीं थी तब मस्जिद की साल की इनकम थी 12,000 रुपये और आज मस्जिद को महीने का 80,000 रुपये आ रहा है। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई थी कि आज जब हमने सब बना दिए हैं, बिल्डिंग वगैरह बना दिए, तो मस्जिद का जो इनकम है महीने का वो 80,000 रुपया है। तो इनका बोलना तो ऐसा हो गया है कि भिवंडी की तमाम मस्जिदें शहीद कर दी जाए, उनकी जगह पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना देते और नीचे बेसमेंट में नहीं तो ग्राउंड पे एक मस्जिद को थोड़ी सी जगह देते। मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, इनकम की ज़रूरत है ना इनको। मस्जिद तो अवाम, पब्लिक और दीन के जो भी जिम्मेदार हैं वो चलाते हैं। मस्जिद को कोई इनकम की ज़रूरत नहीं होती। मस्जिद तो दीन के सतूनों के ऊपर जिस तरह कायम है, वो लोगों के ऊपर और उनके ईमान के ऊपर कायम है। मस्जिद किसी की इनकम पे कायम नहीं है। इन्होंने जो इनकम की बात की है तो 2014-15 के ऑडिट के अंदर बताते हैं कि 80-90 हज़ार रुपया, जबकि इन्होंने निज़ामपुर का एक बिल्डर है उसामा अबू जी, जिससे 2 लाख रुपया लिया था मस्जिद डेवलप करने के लिए, उसकी बाजू की जगह डेवलप करने के लिए पैसा उठाया था, उसका अकाउंट में कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद मैं तो सुनता हूँ औरों के मुंह से, यानी पब्लिक कहती है कि 1 करोड़ रुपये इन बिल्डरों ने भी उनको डिपॉजिट दिए, उसका भी कहीं जिक्र दिखता नहीं। वहाँ पर एक फ्लैट का रेंट कम से कम 8,000 रुपया है, तो उस रेंट के ऊपर भी कुछ दिखता नहीं।
वहाँ पे एक गाले का रेंट 40 से लेके 50,000 रुपया है, और कुछ इससे भी ज़्यादा हो सकता है। जो कि मस्जिद को जाना चाहिए था। बिल्कुल, वो मस्जिद को जाना चाहिए। तो ये लोग 80,000 और लाख रुपए की बात करते हैं, कम से कम 3-4 लाख रुपए मस्जिद को आना चाहिए महीने का। तो वहाँ के इमाम और मौजिन की जो पगार है वो भी तो होगी ना, फिर 25-30 हज़ार रुपये तो पगार होगी उनकी। भिवंडी के किसी भी मौजिन और इमाम की पगार देखिए आप, तो 7,000 से लेके 10,000 12,000 से ऊपर नहीं है। नहीं, हम मोती मस्जिद की बात करें तो वहाँ पे भी उतना ही होगा। इतनी छोटी मस्जिद है कि उसके अंदर 25 से 50 लोग नमाज पढ़ते हैं, तो उसके इमाम और मौजिन को क्या पगार देगी। यहाँ तो बड़ी बड़ी मस्जिद के इमामों को 12-15 हज़ार रुपये से ऊपर पगार दिखती नहीं, कहीं कहीं तो 7 और 8 हज़ार रुपये ही है। नहीं, हम खुद जाके जो है वहाँ पे चेक करेंगे इंशाल्लाह, और उनसे बात करेंगे कि आपको कितनी सैलरी आती है इमाम से भी और मौजिन से भी, ताकि जो है लोगों को चीज़ें क्लियर हो कि अगर मस्जिद को इतनी इनकम आ रही है तो उस इनकम का फ़ायदा क्या हो रहा है, उस इनकम का जो मस्जिद को क्या फ़ायदा हो। अच्छा, चेक पेमेंट से ही करते ज़्यादातर ट्रस्टी मस्जिद और इमाम की पगार, तो वहाँ चेक पेमेंट उनके पास एंट्री होगी। अच्छा, और रही बात मस्जिद के फ़ायदे की, मस्जिद के लिए कलर करने वाले, चटाई देने वाले और मस्जिद के दूसरे काम करने वाले बहुत सारे अल्लाह के बंदे बैठे हैं। मस्जिद के लिए कोई पर्टिकुलर इनकम की ज़रूरत नहीं है। गले के जब फिरते हैं, हफ्ते के अंदर झूली घूमती है, तो ये लोगों ने तो जुम्मा की नमाज का एहतमाम भी नहीं किया। बस इमाम 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, उसके अंदर जुम्मा की नमाज होती नहीं है वहाँ पर, और मस्जिद इतनी छोटी है कि उसके कुछ खर्चे भी नहीं दिखते। तो इनको इतने खर्चों की और इतने पैसों की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इन्होंने कहीं पे अकाउंट भी तो नहीं बताया कि ये कहाँ पे खर्च कर रहे हैं इतना सारा पैसा, किसको दे रहे हैं। वो अकाउंट तो जो है वो ऑडिटर को दिखाएंगे ना, आपको क्यों दिखाएंगे वो? ऑडिटर ऑडिट किया हुआ है नहीं ना वक्फ बोर्ड के अंदर। अच्छा। इनका अकाउंट वक्फ बोर्ड में ऑडिट दिख नहीं रहा है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो फ्लैट्स मस्जिद के दिए हैं वो भी इनके रिश्तेदार, पहचान वाले और इनके जो असर और रसूख के अंदर आते हैं उन्हीं को दिए, मतलब आपस में ही बांट दिए। किसी गरीब, विधवा, यतीम को तो दिखता नहीं है कोई फ्लैट दिया हुआ। और लगभग वो 80 से 90% ज़मीन जो है जिस पे बिल्डिंग खड़ी है वो मस्जिद की है। तो उस 90% या 80% बिल्डिंग की जो जगह थी उसके बदले इनको क्या मिला, इसकी डिटेल इन्होंने वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं कराई है, फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं कराया है, किसको दिए वो रजिस्टर्ड नहीं है। यानी, और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कोई इलेक्शन और बॉडी भी नहीं दिखती है। इन्होंने ना कोई इलेक्शन करवाया है ना बॉडी, ये कई साल से अपनी मनमानी से। वो तो बायलॉज में होगा ना कि इलेक्शन नहीं करवाना करके। हर 3 साल के अंदर इलेक्शन है। अच्छा, ऐसा है बायलॉज में? हर 3 साल में इलेक्शन है, लेकिन इनका इलेक्शन और बॉडी दिखती नहीं। ये मस्जिद में ही बैठ के आपस में ही ट्रस्टी चुनते हैं और उसी के हिसाब से मस्जिद चलाते हैं। अच्छा, इन ट्रस्टियों ने, जिन्होंने भी इसका ट्रस्ट संभाला है, इनका खुद का योगदान क्या है, इन्होंने आज तक इस मस्जिद को क्या दिया है। और अगर इनकी हैसियत मस्जिद चलाने की नहीं है और बाहर से खर्चा लेकर और मस्जिद की ज़मीनें बेचकर ही मस्जिद चल रही है, तो इन्होंने ट्रस्ट छोड़ क्यों नहीं दिया, उन जिम्मेदारान की तरफ क्यों नहीं रख दिया जो साहब हैसियत हो गया और जो मस्जिद चला रहे थे या चला सकते थे, या जो बेहतर तरीके से मस्जिद चलाते। इनको एक ही रास्ता दिख रहा था, मस्जिद को बेचो और मस्जिद चलाओ। तो इस तरह तो मस्जिद बची ही नहीं, तब चलाएंगे क्या। जी 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 जी। तो अभी फ़िलहाल आपकी क्या मांग है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ट्रिब्यूनल कोर्ट से आपकी क्या मांग है, कि क्या फैसला है। हम ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सूट भी फाइल किया, एक सूट के अंदर हमको ऑर्डर भी हुआ है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। हमने दूसरा सूट फाइल किया है जिसके हमने कलेक्टर पोजीशन और रिसोर अपॉइंट करने की मांग की है और इस घोटाले की जांच करने की मांग की है। और हम चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को डेमोलिश करके यहाँ पे बड़ी मस्जिद बनाई जाए, क्योंकि मस्जिद की जगह आखिरत तक, क़यामत तक के अल्लाह का घर और मस्जिद ही रहेगी, यहाँ पे कुछ और नहीं बनाया जा सकता जी। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे बड़ी मस्जिद बनाई जाए और उस मस्जिद के अंदर लोगों को नमाज का एहतमाम किया जाए। इस तरह कोई अपने घर से और अपने मर्जी से और अपने हिसाब से ट्रस्ट चलाए और मस्जिद की ज़मीनों को वापरे, हम इस चीज़ के खिलाफ है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए, यहाँ पे तो ये बात हुई, एक तरफा बात हुई, एक पक्ष की बात हुई। हम कोशिश करेंगे जो बिल्डर है जिनकी बात करें, जिन्होंने मस्जिद के ऊपर बिल्डिंग बनाई है, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और बाकी का जो आधा सच या आधी बात जो है वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।